बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारा चल रहा है इस वक्त किंगडम प्रोकैरियोट। ठीक है ना, ऐसी है किंगडम। कहाँ से निकालो? अच्छा, हमारे पास अभी मैं भी चैप्टर खोल लूँ जरा। ठीक है जनाब, चैप्टर 6। हमारा चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट चल रहा है और इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया की। स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली हमने, मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर ली है, क्लासिफिकेशन की स्टडी कर ली है हमने उसकी। और ये बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ बुक की? यस सर, हो रही है। ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ बात ही कर रहा है आपके। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था बैक्टीरिया की जेनेटिक रिकम्बिनेशन पढ़ी थी, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 चीजें हमने बैक्टीरिया जेनेटिक रिकम्बिनेशन में पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी फ्लैजिला अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया में फ्लैजिला की अरेंजमेंट कैसे होती है। ठीक है जनाब, तो उस पे से आप लोगों ने कुछ नहीं तो होमवर्क दिए हैं, मैं उनको भी चेक करता हूँ। अच्छा, अब आ जाती है बात के इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है जनाब, हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अभी तक हमने बैक्टीरिया को जानने, समझने, पहचानने की कोशिश की है कि बैक्टीरिया क्या होता है, किस शक्ल का होता है, उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वो खाता पीता कैसे है, वो जिंदा कैसा रहता है, वो दूसरी बॉडीज के अंदर जाता है और जाने के बाद अपनी लाइटिक और लाइजोजेनिक साइकिल किस तरीके से चलाता है। रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया को हमने स्टडी किया। तो मतलब बैक्टीरिया के बारे में हम बड़ी एक्सटेंसिव मालूमात उसके शक्ल सूरत के हिसाब से। अब हम बैक्टीरिया के काम के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द होल बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया किस काम आता है। यानी कि वी आर नोइंग अबाउट द इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया। इकोनॉमिकल, देखिए जहां लफ्ज इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो, कैश इन्वॉल्व हो। हमने ये टॉपिक वायरस में नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि वायरस किसी भी स्टेज के ऊपर फायदेमंद नहीं है, इंसानों के काम ही नहीं आता। तो हमने सिर्फ उसके एक डेंजरस इफेक्ट्स पढ़े थे कि बैक्टीरिया किस कदर खतरनाक, वायरस किस कदर खतरनाक चीज है और उससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है ना? तो हमने ये सारी चीजें बैक्टीरिया, वायरस के अंदर स्टडी की। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट सेल लगता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन कर सकता है और जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी। ठीक है, ये क्या करता है, इसके बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी कि एडवांटेज भी है इसका और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के ऊपर हमने थोड़ी बहुत अभी हमने कुछ डिजीज का भी जो है ना वो मुजाहरा आने के समझा था। लेकिन अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस, यानी कि बैक्टीरिया हमारे लिए कहाँ कहाँ पर बेनिफिशियल है। देखिए, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। जब हम माहौल की स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं और लिविंग एंड नॉन लिविंग का आपस में क्या कनेक्शन है। लिविंग किसे कहते हैं जनाब? चरिंद, परिंद, जानवर, इंसान, ये सब लिविंग है।
नॉन लिविंग कैसे कहते हैं जनाब? जमादात जितने भी आपके पास पहाड़, दरिया, समंदर, हवा, पानी, ये सब कुछ हमारा, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब नॉन लिविंग और इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से इसको हम याद भी करते हैं। पूरा एक सब्जेक्ट है इंटर के अंदर ना, जब हम पढ़ते हैं इंटर में पूरा एक चैप्टर के नाम से आएगा ये। बैक्टीरिया आर द इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दे आर हाईली एडॉप्टेबल एज ए ग्रुप एंड फाउंड नियरली एवरीवेयर, और हर जगह पाए जाते हैं। जमीन हो, मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो, ठीक है, खाने पीने की चीज हो या नॉन लिविंग चीज हो या लिविंग थिंग हो, पाए सब जगह जाते हैं। ये इनकी खास बात है। दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, play a significant role in the completion of the cycle of the nitrogen, phosphorus, sulfur and carbon। ये इंतहा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया जहां बीमारियां फैलाता है वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि जबरदस्त डिकम्पोजर्स है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसके ऊपर समझा रहा हूँ। डिकम्पोजर मतलब जो भी पौधा, दरख्त, जानवर, इंसान इस दुनिया से गुजर जाता है, मर जाता है, ठीक है, जब वो तारे पानी से कूच कर जाता है तो इसके बाद फौरन वो जब जमीन में हर चीज जमीन में जाती है करने के बाद, तो उसको बैक्टीरिया अपने खुराक बनाते हैं। और हमने एक बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन पढ़ी थी, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइट मतलब सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ कैसे कहते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड लेते हैं, ठीक है। तो जब आप देखते हैं कोई बिल्ली मरती है, कोई जानवर मर जाता है, ठीक है ना, तो वो पहले उसकी लाश वहां पड़ी रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फूलती है, फिर उसके अंदर से स्मेल आना शुरू होती है, वो गलना सड़ना शुरू होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी खत्म होना शुरू हो जाती है। और 4, 5, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन बाद जानवर के जिस्म के हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता हफ्ता, 10 दिन, महीना में पूरा जिस्म उसका खत्म हो जाता है। हड्डियां रहती हैं, आखिर में हड्डियां भी खत्म हो जाती है। तो दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज द डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को नाम डिकम्पोजिशन है, गलने सड़ने का नाम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या स्टडी कर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसके दो फायदे होते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड होने के बाद डिकम्पोज होता है तो उसमें जितनी भी न्यूट्रिएशन होती है, काम का फूड मटेरियल होता है, वो सब का सब कहाँ चला जाता है? सॉइल में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। और मिट्टी के अंदर बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। जब मिट्टी में बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं तो मिट्टी की जरखेजी, फर्टिलिटी में इजाफा होता है। जब सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा होता है तो जमीन जरखेज होती है, तो पौधे उसमें बड़े अच्छे उगते हैं। जब पौधे अच्छे उगते हैं तो उनकी यील्ड मतलब उनकी प्रोडक्शन, जैसे फल उनका बहुत अच्छा आता है, सब्जी की सूरत में हो, अपना फसल की सूरत में हो, या फल खुद की सूरत में हो, फ्रूट की सूरत में हो, तो बहुत अच्छा फल आता है, ठीक है भाई। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और साथ साथ लिखा हुआ है देखिए नाइट्रोजन साइकिल, ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सॉइल है, मिट्टी, इस मिट्टी के अंदर दिलावर बेटा अपना माइक बंद कीजिए। अच्छा अपना माइक बंद कीजिए, मैंने कर दिया। यस सर। अच्छा, अब तो दूसरा नाइट्रोजन साइकिल, कि आपने देखा है कि फसलों में हल चलाया जाता है। ये जो हल चलाया जाता है, जमीन को 1-1, 1.5 फीट खोद दिया जाता है ट्रैक्टर की ब्लेड से, इस और फिर उसको 1-2 दिन के लिए हल चला के छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो जो जमीन प्लग हुई है, खुदी है, उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर की हवा है वो हवा घुसे, और वो जितनी हवा उसके अंदर जाएगी उतनी नाइट्रोजन उसके अंदर जो हवा के अंदर है वो डिजोल्व हो जाएगी सॉइल में। सॉइल में, एयर में 79% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, अच्छा खासा प्रोपोर्शन है। वो इसीलिए है कि ये नाइट्रोजन सॉइल में जाती है। सॉइल में जाने के बाद जो नाइट्रोजीनस बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग एंड बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो इस नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते हैं और पौधे की रूट्स के लिए एब्जॉर्बेबल बनाते हैं कि पौधा उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। अगर ये काम ना करें तो नाइट्रोजन की जो अहमियत है, नाइट्रोजन का जो काम है वो पौधे के अंदर नहीं हो सकेगा, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। उसे पौधे ये नाइट्रोजनस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और फिर ब्रेक डाउन करने के बाद नाइट्रेट की फॉर्म में, अमोनिया और फिर नाइट्रेट की फॉर्म में पौधा इसको इस्तेमाल करता है। आगे लिखा हुआ है फास्फोरस
सल्फर एंड कार्बन। अब देखिए इनका भी ब्रेकडाउन बैक्टीरिया की मदद से होता है। बैक्टीरिया क्योंकि डिकम्पोजर है, ब्रेक डाउन करने वाला है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजर है। जब ये स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजर है तो सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर बेहतरीन अपना किरदार अदा करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करे और जितनी भी डेड बॉडीज हैं उनको खत्म करता है। खुदा की तरफ से एक म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट भी है कि अगर ये ना हो तो लाशें पड़ी रहें चारों तरफ और वो डिकम्पोज ना हो। ठीक है, एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट हमें समझ में आ गई कि बैक्टीरिया आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। दूसरा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया आर यूज इन द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं मेरा बच्चा? फैक्ट्रीज, कारखाने, ठीक है ना, मिल्स, शुगर मिल्स, चमड़े की कंपनियां और बहुत सारी दूसरी कंपनियां जो हमें मुख्तलिफ आइटम्स बना के देती हैं, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, हम आगे बढ़ते हैं। फूड्स, ड्रग्स प्रोडक्शन एंड एंटीबायोटिक एंड वैक्सीनेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। पहले इस लाइन को समझते हैं कि इंडस्ट्रियली कैसे यूज होता है बैक्टीरिया। इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास फूड में इस्तेमाल होता है। देखिए फूड के अंदर आप खाते हैं चीज, ठीक है, और दूसरी चीज जैसे दूसरे आइटम, ठीक है, और जो आप मायोनीज खाते हैं उसकी प्रोडक्शन के अंदर भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। चीज आप खाते हैं मुख्तलिफ बर्गर्स के अंदर, उसकी प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। अगर बैक्टीरिया ना उनको डिकम्पोज करे या फर्मेंटेशन, डिकम्पोज नहीं फर्मेंटेशन ना करे तो उनमें टेस्ट डेवलप नहीं होता, उनमें जायका नहीं आएगा। जैसे चीज के अंदर एक खास जायका होता है, मायोनीज का एक खास जायका, तो वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से आता है। ठीक है जनाब, एक काम तो ये होगा। दूसरा जनाब, ड्रग्स। ड्रग्स जो है इंतहा से ज्यादा हमारे जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स, ड्रग्स कैसे इंपॉर्टेंट है भाई कि जो हम मेडिसिन होती हैं उनको भी ड्रग्स कह देते हैं, लेकिन जो हमारी नशे आवर चीजें हैं जैसे कि भंग है, हेरोइन है, चरस है, हशीश है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ये भी हमारे पास ड्रग्स में आती है। तो मेडिसिन भी ड्रग्स में आती है। तो वी कैन से ऑल द मेडिसिन आर द ड्रग्स, बट ऑल द ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। क्यों? क्योंकि मेडिसिन हमेशा बीमारी के अंदर इंसान को सेहत देने के काम आती है, जबकि ड्रग्स में मेडिसिन भी शामिल है तो वो सेहत के लिए काम आ गया। लेकिन ड्रग्स में ये वाइन, आपका शराब भी शामिल है, भंग भी, चर्स भी जो मैंने नाम लिया, हेरोइन भी, तो ये भी शामिल है इसके अंदर, यानी कि नशे आवर चीजें। तो ये खतरनाक चीज हो जाती है। तो ड्रग्स ओवरऑल इसको कहते हैं। लेकिन ड्रग्स मेडिसिन है, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। एंटीबायोटिक आपको पता है कि जो बैक्टीरियल डिजीजेज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे नमूनिया का बुखार है, स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, और अपने जो है वो टीबी है, लंग्स इन्फेक्शन है, इस तरह की और बहुत सारी जो वायरल बैक्टीरियल डिजीज हैं, उन बैक्टीरिया को भी बैक्टीरिया ही मारता है हमारे जिस्म में। जैसे इंसान का दुश्मन है, इस तरह बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया का दुश्मन है। अल्लाह ने इंसान को इंसान का दुश्मन नहीं बनाया है, लेकिन इंसान खुद बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिन्होंने जो क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक दूसरे बैक्टीरिया को इंगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो उनकी वैक्सीन बना दी जाती है। जैसे कि आपके पास जो है नमूनिया की वैक्सीन मौजूद है, ठीक है ना, टीबी की वैक्सीन मौजूद है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन मौजूद है, ये दूसरे वायरस इसको भी इंगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बैक्टीरिया इसमें यूज होता है, यानी कि एक एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में मैं आपको एक एक की डिटेल बता रहा हूँ, आपने हर एक की डिटेल मुझे अलग अलग करके बतानी है, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब use of the technology inside the medical sciences, but which medical technology? देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है और फंजाई, ये तीनों माइक्रोब्स की कंडीशन में आते हैं। इनकी बॉडी में से कुछ ऐसे मटेरियल्स को निकालना जो इंसानों के लिए किसी मेडिसिन, किसी फलाह बहबूद या पॉजिटिव या बीमारी के अगेंस्ट काम कर सके।
यानी कि इंसान की फलाह बहबूद के लिए कोई चीज इनसे निकालना। जैसे कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया जो कि फंजाई से निकाली गई, जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स अब बहुत सारी बन चुकी हैं मेडिसिन के जरिए से, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। बहुत सारी एंटीवायरल जो कि वायरल को मारती तो नहीं है लेकिन किसी हद तक रोकने में काम आ जाती है, कुछ वायरस को, सबको नहीं। वो एंटीवायरल मेडिसिन भी इन्हीं की वजह से निकाली जा रही है। तो इन बैक्टीरिया की या फंजाई की या वायरस की जीन्स को इसलिए इस्तेमाल करना कि इनसे किसी किस्म का कोई मेडिसिन बना ली जाए, ऐसी फील्ड को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन का बनना आपके फंजाई से, जो कि जबरदस्त एंटीबायोटिक भी, एंटी डायबिटिक भी इस्तेमाल होती है। बैक्टीरिया आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल्स। यहाँ इसने इसका नेगेटिव इंपैक्ट बताया, यानी कि ड्रॉबैक बताया। अभी तक हम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, ये ड्रॉबैक है बैक्टीरिया का। ये क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया इस बात की भी जिम्मेदार है, स्पॉइलेज, खराब करना, हमारे खानों को खराब करता है। खाने मतलब आप खाना 8-10 घंटे बाहर रखें, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। चिकन का सालन हो, सब्जी हो, दाल का सालन हो, कुछ भी हो, उसको आप 10-12 घंटे बाहर रखें और गर्मी के अंदर तो 8-10 घंटे रख दें, तो उसके अंदर से, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ करना शुरू कर देता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि वो भी हमारा खाना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है और उसके ऊपर फौरन सैप्रोफाइटिक सैप्रोट्रॉफ बैक्टीरिया फौरन हमला कर देते हैं। क्यों? उन्हें फूड चाहिए। जैसे आपकी डबलिटी खराब हो जाती है, उसे फंजाई खराब करती है, बैक्टीरिया भी खराब करता है, ठीक है ना। तो खाना अगर रखा होगा सामने और लॉन्ग टाइम तक वो अनकवर्ड होगा, गर्म नहीं होगा या फ्रिज में प्रिजर्व नहीं होगा, ओपन एयर के अंदर रखा होगा, रूम टेम्परेचर पर रखा होगा, तो फौरन बैक्टीरिया अपने उसको खुराक बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डेड। और हालांकि इसका डिकम्पोजिशन एक बहुत बेस्ट है लेकिन डेड बॉडीज के लिए, लेकिन ये वर्स्ट कहां पर होता है? जब हमारे खानों को ये खराब करता है, ठीक है। तो हमारा सालन खराब कर देता है। हमारे आप देखें, सेब ला के रखते हैं या केले ला के रखते हैं, अमरूद या कोई सा भी फल, उसको आप नहीं खाएं, वो नरम होना शुरू हो जाता है, फिर वो सॉफ्ट होना शुरू और सॉफ्ट होता है, फिर उसके अंदर एक स्पॉट बन जाता है, फिर वो आहिस्ता स्पॉट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो पूरा सेब, आम, अमरूद, केला जो भी है, तोरई, लौकी, टिंडा जो भी है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो बैक्टीरिया बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमारी फूड को स्पॉइल करता है, वेजिटेबल्स को। दैट इज अ ड्रॉबैक। मैनी, एक और ड्रॉबैक आपको बता रहा है, मैनी पैथोजेंस, ठीक है, मैनी पैथोजेंस एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास क्या है? फसलें। एग्रीकल्चर हम किसको कहते हैं? फसलें और बागात, जिसके अंदर हमारे पास जैसे कि आम आने वाला है तो आम के बागात पे जो है वो किसान काम कर रहे हैं। इसी तरह गंदुम पे किसान काम कर रहे हैं। इस तरह फसलें हमारे पास आती हैं, आटा, दाल, चावल, सब चीजें हमारे पास आती हैं, दालें, समार, ये सब हमारे पास एग्रीकल्चर है। तो इसके ऊपर भी बैक्टीरिया बहुत खतरनाक, जैसे रस्ट है, स्मट है, फंजाई की भी डिजीज आ जाती है कुछ, ठीक है ना। तो पैथोजन है, एडवर्सली इफेक्ट रखता है ऑन द एग्रीकल्चर, यानी कि बहुत सारे पौधों को भी ये सीवियरली खराब करता है, डैमेज करता है। ठीक हो गया बात? तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हमने इसके कुछ बेनिफिट्स भी पढ़े। जी जी सर, जब खाना पका के रख देते हैं तो पतीली तो गर्म हो रही है और वो ढकी हुई भी होती है, फिर अगर 8 घंटे तक छोड़ देते तो फिर इसमें स्मेल कैसे हो जाती है? लेकिन वो तो ढकी हुई है ना, बैक्टीरिया अंदर कैसे जाएगा? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, बैक्टीरिया हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया बड़े स्ट्रांग होते हैं। ये जो है वो एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है, फैकल्टेटिव भी है। फैकल्टेटिव वाले बड़े खतरनाक है, ऑक्सीजन मिलेगी एरोब हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एनारोब हो जाएंगे, ओके, मरेंगे नहीं। इसी तरीके से आपने जब खाना बना के रखा और उसको ढक्कन ढक के रख दिया, तो जब तक बैक्टीरिया का जब तक वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है, 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है, क्योंकि आप जब खाना उतारते हैं तो वो 100 डिग्री पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। तो जब उसको उतार के रखते हैं तो जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर जब आता है 65 तक पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल है खाने के हवाले से, ना बहुत ज्यादा गर्म खाना खाएं कि मुंह जले, और ना ठंडा खाना खाएं, दोनों के लिए रिकमेंडेशन नहीं। मोतदिल खाना खाएं, और मोतदिल जो साइंस ने बताया है कि मोतदिल मतलब दरमियाना, जो खाने का टेम्परेचर है वो आपका 50 to 65 के दरमियान, यानी 55 से लेके 65, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसके अंदर खाना
बिल्कुल फिट एंड फाइन हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। खाना रखा रहेगा, बाहर रखा रहेगा, भले चाहे ढक्कन रखा हुआ, क्योंकि एयर तो फिर भी जाती है उसमें। एक आध दफा ढक्कन खुल गया और फिर अगर बहुत देर तक वैसे ही रखा रहे ढका हुआ भी, तो याद रखें बैक्टीरिया वहां ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन उनके पास एनवायरमेंट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हंडिया का टेम्परेचर गिरा, नॉर्मल हुआ, उन बैक्टीरिया को अपना एनवायरमेंट मिला और उन्हें ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक होगी बात? इस तरह हमारा रखा हुआ खाना भी खराब होता है। इसलिए उसको या तो 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ठंडे फ्रिज के अंदर रख के प्रिजर्व करते हैं, या आपकी अम्मी कहती है इसको दोबारा गर्म कर दे भाई, वरना ये खराब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है जनाब। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंस मेडिकल की। मेडिकल वैसे बैक्टीरिया हमने ऊपर देख लिया, क्योंकि एंटीबायोटिक और वैक्सीन हमारे पास मेडिकल में ही आते हैं। फिर भी देखते हैं कि इसके अंदर ये हमें क्या बताना चाह रहा है। बैक्टीरिया आर द very common pathogen to the human being. Approximately 200 species are known to the cause disease in human beings. करा के सीवियर पैथोजन है और 200 से ज्यादा बैक्टीरिया की स्पीशीज डिस्कवर्ड है। नॉन डिस्कवर्ड पता नहीं कितनी होंगी, ठीक है ना। डिस्कवर्ड 200 स्पीशीज हैं जिसके बारे में पता है कि ये ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी बीमारियां करती हैं। तो खुदा ना खासा किसी पेशेंट को बैक्टीरियल कोई डिजीज होती है और डॉक्टर उसका टेस्ट करवाता है, तो उस टेस्ट के अंदर सबसे पहले डिजीज का नाम आता है कि ये डिजीज है इसको, और किस बैक्टीरिया से हुई है उस बैक्टीरिया का नाम भी लिखा होता है उस रिपोर्ट के अंदर। और फिर सबसे नीचे उसकी दो किस्म की मेडिसिन लिखी होती हैं। मैं रिपोर्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ आपको, समझिएगा जरा बात को, कि जब किसी पेशेंट को बैक्टीरियल डिजीज होती है और डॉक्टर उसको टेस्ट करवाता है, तो जब मेडिकल टेस्ट आती है पैथोलॉजी लेबोरेटरी से, तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक, इसको डिजीज कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहली बात तो याद है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको डिजीज ये है, फॉर एग्जाम्पल नमूनिया है, किसने किया है, साल्मोनेला टाइफाई, ये बैक्टीरिया का नाम आ जाएगा, ठीक है, मतलब पैथोजन का नाम भी आएगा, इस बैक्टीरिया ने इसको बीमार किया। नीचे फिर 2 किस्म की मेडिसिन होती हैं। एक मेडिसिन होती है ससेप्टेबल, दूसरी होती है रेजिस्टेबल, ठीक है। ससेप्टेबल कौन सी होती है कि जो एंटीबायोटिक्स इस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेंगी। ससेप्टेबल कौन सी होती है कि जो मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है एंटीबायोटिक, क्योंकि हर एंटीबायोटिक हर एक के खिलाफ काम नहीं कर रही होती, तो इन पे काम नहीं करेगी। दूसरी लिखी होती है रेजिस्टेबल, कि हाँ इस बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर देंगी, इस बैक्टीरिया को क्या कर देंगी, तो वो वाली मेडिसिन भी वहां लिखी होती है। तो फिर रेजिस्टेबल बैक्टीरिया डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है कुछ चंद खास दिनों के लिए, कि भाई 7 दिन 5 दिन तक ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द पैथोजेनिसिटी, यानी कि कितनी बीमारी का रेशो कितना है इस वक्त, उसके हिसाब से ये इसको डॉक्टर रिकमेंड कर देता है। 5 दिन या 7 दिन या फिर 14 दिन तक की एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको देते हैं। Many bacteria normally inhabit the bodies of man and the other animal. नॉर्मली बैक्टीरिया ही हैं कि जो बहुत सारे इंसानों और जानवरों को बीमार करते हैं, और वायरस से ज्यादा बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों को बीमार करता है। ये बात हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो साइलेंट एनिमी है, साइलेंट पैथोजन है इंसान का या जानवरों का, वो बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर डिजीजेस हमारे पास बैक्टीरिया से होती है, वायरस से नहीं होती। और इन सारी बातें पढ़ने के बाद हम क्या क्या देखना चाह रहे हैं कि जनाब बैक्टीरिया पे कंट्रोल पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता। ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, बेनिफिट्स तो खैर अपनी जगह पर। आपका दूध में जो, अच्छा इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया उन्होंने बहुत थोड़े से बता के छोड़ दिए, मैं आपको और भी बताऊं। आपकी बुक की, अगर आप बुक आपके सामने है तो बुक का पेज नंबर देख लें, अगर कहीं नजर आ रहा है तो उसमें आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर पेज नंबर 108 अगर आप सारे खोल लें तो उसके अंदर आपके पास इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया भी दिए हुए हैं, उसके अंदर आपके पास जो है वो मेडिसिनल बैक्टीरिया भी दिए हुए हैं, उसके अंदर आपके पास डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया भी दे रखे हैं, और जो इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया है उसके अंदर 2-4 पॉइंट्स और दे रखे हैं, वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, जो आपकी सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में, कि बैक्टीरिया जो जानवरों की खाल होती है, जब किसी जानवर को ज़िबा करते हैं उसकी जो खाल उतारते हैं, तो उसकी खाल को चमड़े में, लेदर में ट्रांसफर करने वाली चीज भी बैक्टीरिया, यानी ट्रांसफर स्किन इनटू द हाइड, यानी जानवरों की खाल को हाइड मतलब ड्राई करता है और चमड़े में चेंज कर देता है, ये भी आपका बैक्टीरिया कराता है। दूसरा
दूध को दही में टर्न करना। बेटा मुझे वहां से पढ़ के बता दीजिएगा अगर कोई इसमें इंपॉर्टेंस लिखा हो, जवेरिया है कोई और, कि दूध को दही में टर्न करना। कि आप जो दूध रखते हैं उसके अंदर थोड़ी सी दही डालते हैं तो 8-10 घंटे में सारा दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। और वो दही पेट के लिए बहुत जबरदस्त है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे निजाम के लिए। इसलिए हम लोग सहरी में भी दही खाते हैं। सहरी में दही खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारी आंतें होती है ना, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर लुब्रिकेशन रहती है, चिकनाई रहती है बाकी। जब तक ये आपस में फ्रिक्शन करती रहेगी, इनके दरमियान लुब्रिकेशन होगी, फ्रिक्शन कम होगी। लेकिन अगर इसके अंदर चिकनाई खत्म हो जाए, लुब्रिकेशन खत्म हो जाए और ये आपस में रगड़ लगाने लगे, फ्रिक्शन होने लगे, तो फिर हमें उबकाइयां आना शुरू हो जाती हैं। उबकाई आना शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे हमें वोमिट सी होगी, होती नहीं है लेकिन होगी, ऐसा लगना शुरू हो जाता है। तो दही से हमें क्या होता है, एक तो प्यास का में बड़ा बेहतर रहता है, आते लुब्रिकेट रहती हैं, और जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा जबरदस्त रहता है। और इकोलाई बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और हमारे खाने को बेहतरीन डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, हमारे खाने को बेहतरीन तरीके से डाइजेशन कर रहे होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स आ गए बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। दूसरा क्या करता है जनाब, कि ये क्या करता है, जो आपके पास जाइलम है पौधे के अंदर, दरख्त में, इस जाइलम को वो रोप्स में, रस्सी में, सुतली में चेंज करता है। ठीक है जनाब, इस जाइलम को क्या करता है, सुतली में चेंज करता है इसको, क्योंकि जाइलम डेड ऑर्गेनिक मैटर है। दरख्त मरने के बाद उसके अंदर से हम, या जो ये बेलें होती हैं तरबूज की, करेले की, तोरे की, इनकी जो पूरा स्टेम होता है एंड में सूखने के बाद एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग डोरी बन जाता है। तो ये काम भी कौन करा रहा होता है, बैक्टीरिया करा रहा होता है। चीज की और फर्मेंटेशन। अच्छा, बहुत सारी सॉसेजेस आपकी बनती हैं, ठीक है ना, चिल्ली सॉस, चिल्ली गार्लिक सॉस, इसमें फंजाई भी अपना किरदार अदा करती है और बैक्टीरिया भी सॉसेजेस को फर्मेंटेशन करने में और टेस्ट डेवलप करने में ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा। अभी देखें कितनी सारी प्रोडक्ट है जो हमारी मार्केट से आप जाके बॉटल्स के फॉर्म के अंदर लेके आते हैं और अपने सूप्स के अंदर, अपने फास्ट फूड्स के अंदर और अपने फूड्स खानों के अंदर आप जो है इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब, ये सारे हैं कंट्रोल बैक्टीरिया का। मेरा ख्याल है ये ज्यादा लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन कंट्रोल ऑन द बैक्टीरिया। याद रखें, बैक्टीरिया को खत्म नहीं किया जा सकता, जिस तरह वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया की खास बात यह है सर कि आपने एन की जगह मतलब जहाँ पे ना डॉट्स क्यों लगाए हुए आपने? सर मुझे समझ नहीं आया सर, मैंने अभी आपका हाफ दिया है लेक्चर, तो सर नेट इशू होने की वजह से मैं आपका लेक्चर नहीं ले पाई। तो बेटा लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आप उसको वहां से यूट्यूब से देख लीजिएगा, ठीक है ना सर? सर आपने ये एन की जगह डॉट्स क्यों लगाए हुए सर? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑन बैक्टीरिया नहीं, ये बुक क्या है, मेरा नहीं है, कंट्रोल की शॉर्ट फॉर्म है, ये पंजाब बोर्ड की बुक का ही मैंने नहीं लिखा इसको ऐसे ही, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमारा टाइम फिर खत्म भी हो रहा है इस क्लास का। ठीक हो गई बात। अब हम क्या बात करना चाह रहे हैं जनाब, कि कंट्रोल, क्या बैक्टीरिया पे हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं? हम बैक्टीरिया पे फुली कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते, लेकिन क्या, कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एन एसेंशियल इन होम। एसेंशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे कंट्रोल हासिल किया जाए अपने घर में। जब भी आप देखें, आपको डेटॉल के, लाइफ बॉय के, सेफ गार्ड के और पता नहीं किन किन साबुनों के, डिटर्जेंट्स के, यानी कि फर्श फ्लोर क्लीनर के, वॉशरूम क्लीनर के, सरफेस क्लीनर के, बहुत सारे आपको एडवर्टाइज नजर आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन उनके अंदर डालते हैं ताकि आपके घर की जमीन, वॉशरूम, टेबल, टेलीफोन, डेस्कटॉप्स, टेबल टॉप्स, ये जो है ये क्लीन रहे बैक्टीरिया से। क्यों? इनको हम मुस्तकिल टच करते हैं और अगर इनसे टच करेंगे ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो ज्यादा हमें बीमारी फैलाने का जो है वो खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, इंडस्ट्री एज वेल एज इन द मेडिकल फील्ड। कह रहा है इंडस्ट्री को भी साफ रखने की जरूरत है, जो हमारी कंपनियां हैं, और मेडिकल फील्ड को तो लाजमी, जैसे कि अस्पताल है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वहां भी
क्योंकि अगर वही स्टेरलाइज नहीं होंगी, स्टेरलाइज कहते हैं जरासीम से पाक, अगर ये जरासीम से पाक नहीं होंगी तो हमारी तो जो हम पेट के दर्द के लिए मेडिसिन खा रहे हैं उसके अंदर ही बैक्टीरिया होगा। इसलिए देखेंगे हमारी जो मेडिसिन होती है बड़ी स्टेरलाइज होती हैं। जब भी आप मेडिसिन खाया करें, कोई भी मेडिसिन खाएं या किसी पेशेंट को खिलाएं, याद रखें कभी भी स्ट्रिप को टैबलेट को स्ट्रिप से पहले ना निकालें। जब खाना हो जब निकालें और बिल्कुल मुंह के पास लाके निकालें और कोशिश करें कि रैपर से डायरेक्ट मुंह में जाए, किसी और का यानी कि पेशेंट का अपना हाथ भी उसमें टच ना हो, डायरेक्टली मुंह के अंदर जाए, क्योंकि वो स्टेरलाइज्ड मेडिसिन होती है। किसी का हाथ लगने से या पेशेंट का अपना हाथ लगने से उसके ऊपर कोई दूसरा पैथोजन लग सकता है। ठीक है जनाब, आगे हम क्या बात कर रहे जा रहे हैं जनाब, इंपॉर्टेंट कंट्रोल इन द बैक्टीरिया के अंदर कि बाय द कंट्रोलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट द ट्रीट डिजीज। पहला काम क्या है इनको कंट्रोल करने में कि जो बंदा बीमार हो गया है सबसे पहले उसकी इलाज करवाएं, ऐसा ना हो कि वो दूसरों को बीमारी फैलाने का बाइस बने। ओके, जैसे कि हम सबसे पहले अभी कोरोना के लिए क्या कर रहे हैं कि जो कोरोना का पेशेंट है उसको एक तो अलग कर रहे हैं, क्वारंटाइन में लेके जा रहे हैं, दूसरा उसका सबसे पहले इलाज कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द वो कोरोना नेगेटिव हो जाए। जैसे ही वो कोरोना नेगेटिव होगा, हेल्दी होगा, दोबारा से लोगों में आगे जीने के काबिल होगा। लेकिन अगर हम कोरोना के पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे कोरोना पॉजिटिव को, तो वो होगा क्या, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो कॉन्टेजियस डिजीज होती है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो स्पेशली, और फंजाई भी कुछ कॉन्टेजियस होती है, तो अगर ये कॉन्टेजियस डिजीज है तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया जाता है पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन का। इस प्रोसेस को क्वारंटाइन कहते हैं। समझ में आ गई बात कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को दूर रखना, दैट इज नॉन एज द क्वारंटाइन। इसलिए जो 3 फीट या 6 फीट का जो फासला दिया गया है आपको, वो इसलिए दिया गया है कि ये फासले पे बंदा ना हाथ मिला सकता है, ना एक दूसरे से गले मिल सकता है, ना एक दूसरे को टच कर सकता है। अगर वो छींकेगा भी तो उसकी वो जो स्पिट्स हैं, जो ड्रॉप्स हैं, वो इतनी दूर तक नहीं जाते। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये डिस्टेंस जरूरी है। ठीक होगी बात, ये डिस्टेंस वैसे भी जरूरी है। कोरोना तो खैर चले अपनी जगह पर एक प्रॉब्लम आ गई, लेकिन ये डिस्टेंस बीमारी से बचने के लिए वैसे भी जरूरी है। ठीक है जनाब। अच्छा, स्पॉइलेज, ये हो गई बात। Spoilage of the food and the other industrial products can be inhibited by the controlling microorganism. दूसरा सबसे बड़ा जरिया क्या है, स्पॉइल फूड का खा जाना। हम बाजारों से, अभी देखिए क्वारंटाइन खुला है, ठीक है ना, आज मैं इत्तेफाक से मार्केट जाना हुआ तो आज सारी मार्केटें खुली हुई थी, सारी शॉप्स खुली हुई थी। हो सकता है 5-6 बजे बंद हो जाए वो, लेकिन खुली हुई सब थी। जो मार्केटें बंद थी वो भी खुली हुई थी, जो शॉप्स बंद थे। अब मुसीबत क्या होगी, जो अब फूड स्टॉल्स भी खुलेंगे, जरा आप एहतियात रखिएगा, मैं आपको पहले से तंबीह कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही क्वारंटाइन हुआ था, इन बहुत सारे फूड स्टोर्स ने अपनी फूड्स को स्टोर कर दिया था डीप फ्रीजर्स में, फ्रीजर्स में। जाहिर है किसी ने 1 मन चिकन उठाई हुई, किसी ने 5 मन चिकन उठाई हुई, किसी ने गोश्त उठाया, किसी ने पराठे उठाए हुए होंगे, किसी ने फ्रोजन आइटम उठाया हुआ होगा। जाहिर है सारा खाना आइटम जो है वो फ्रीज की है। 1.5-2 महीने बाद ये लॉकडाउन खुला है, तो जो अब ये फ्रोजन फूड्स होंगे उसको डीफ्रोस्ट करके मार्केट के अंदर सेल आउट करेंगे। अब इसमें से बहुत सारी फूड ऐसी होगी जो स्पॉइलेज के करीब आ गई होगी, वही नहीं होगी, क्योंकि जब स्मेल आ जाएगी तो वही नहीं बेचेगा ना आप खाएंगे, ठीक है ना। लेकिन डाउट वाली चीज दिख जाती है, हम भी ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर मसालों की खुशबू, उसकी जो थोड़ी बहुत स्पॉइल की खुशबू होती है, उसको बदबू को छुपा देती है मसालों की खुशबू, तो हम वो खा जाते हैं। तो स्पॉइल के यहाँ क्या कह रहा है, इनहेबिटेड, यानी कि ऐसी फूड जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई इनहेबिट, अपना घर बना चुका हो, उस फूड का खाना भी इंतहाई खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो मैदे में जाते ही गड़बड़ का बायस बनेगी, और सीवियर गड़बड़ का बायस बन सकती है, डायरिया, मोशन, ये वो। फिजिकल मेथड्स क्या है जनाब इसको रोकने के लिए, इसको फिजिकल मेथड्स क्या है जनाब? फिजिकल मेथड देखें, मैं आपको 3-4 मेथड बताता हूँ। देखें, बॉइलिंग, बच्चों को दूध पिलाते हैं तो वो फीडर्स जो होती हैं उन माओ को चाहिए कि एक फीडर ना हो, 4-5 फीडर्स रखें बच्चे की, और चारों 5 फीडर को रात के वक्त आधा से पौन घंटा अच्छी आग के ऊपर पानी के अंदर बॉईल करें 20-25 मिनट तक, ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाए। यानी बॉइलिंग स्टेरलाइज जबरदस्त करता है। फिर एक फीडर में ज्यादा से ज्यादा 2 दफा दूध पिलाएं। क्यों? क्योंकि फीडर की निपल के ऊपर बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करता है। जब वो बैक्टीरिया ग्रो करता है, वही फीडर हम बच्चे के मुंह में दोबारा से डाल देते हैं, यानी खुद से बैक्टीरिया उसके मुंह में डाल रहे होते हैं। तो अक्सर बच्चों को देखें, चेस्ट इन्फेक्शन, डायरिया, मोशन, नजला, खांसी लगा हुआ ही होता है 1, 2, 3, 4 साल के बच्चों को, वजह ये होती है, ठीक है ना।
स्टरलाइज करें फीडर्स को, कोशिश करें फीडर ना यूज करें, लेकिन अगर यूज करनी पड़ती है तो एहतियात। दूसरा कौन सा तरीका है जनाब, धूप में रखना चीजों को। आपका गद्दा है, कपड़े हैं, कंबल है, चादरें हैं, बिस्तर है, अपना घर है, घर में धूप लगाएं, चीजों को धूप लगाएं, खुद को धूप लगाएं, आधा 1 घंटे धूप लगने दें दिन के अंदर। धूप से क्या होता है, जब बॉडी ड्राई होती है, इंटरनली कसाफती मादे भी बॉडी से बाहर निकलते हैं, इंसान की बॉडी हेल्दी होती है। कोशिश करें धूप के बाहर जाए तो धूप के अंदर स्टे करें, चाहे रोजा हो गर्मी हो अलग बात है, लेकिन धूप पे स्टे करना बहुत जरूरी है। ये भी स्टरलाइजेशन का जबरदस्त प्रोसेस है। इसके बाद जनाब जो लास्ट प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है ना, जो मोस्टली एक्सरेज के अंदर इस्तेमाल की जाती है, अल्फा बीटा गामा रेजिस, ये बड़ी खतरनाक होती है, ये हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनके जैसे। लेकिन हम 2 प्रोसेस कर सकते हैं, धूप का प्रोसेस और बॉइलिंग का प्रोसेस। और जो हैंड सैनिटाइजर भी आप यूज करते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ये एंटी सेप्टिक होते हैं, ये एंटीसेप्टिक मतलब ये उन जरासीमों को मार देते हैं, बॉडी से हाथ से हटा देते हैं कि जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ये तरीकेकार है जिनकी वजह से हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सबसे बचने की कोशिश कर सकते हैं, और जितनी कोशिश कर सकते हैं उतने हेल्दी रहेंगे। ठीक है बच्चा, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहा, कंट्रोल ऑन द बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक हो गया बात, समझ आ गई बेटा? यस सर। यस सर। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो देखेंगे कौन सा टॉपिक, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, वैसे